नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंगर शैडो के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक शर्मा आज आपके लिए एक ऐसी सच्ची और अत्यंत डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। इसलिए यदि आपका मन कमजोर है तो ये वीडियो रात के समय बिल्कुल भी न देखे। ये कहानी हमें शेयर की है राजू ने, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और अब मैं ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ। मेरा नाम राजू है और ये घटना मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। कहानी कितनी सच है ये तो पता नहीं, पर जब मैं छोटा था तब मैं पिताजी से जिद किए जा रहा था कि मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाओ जो बिल्कुल सच्ची घटना पर हो। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने क्या अपनी बुआ को कभी देखा है? मैंने कहा नहीं। चलो आज मैं तुम्हें उसी की कहानी सुनाता हूँ। ये सच बात है कि मैंने अपनी बुआ को कभी देखा नहीं था। सुना था कि मेरे पिताजी जब छोटे थे तभी उनकी मौत हो गई थी। मैंने कभी उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी। घर वालों को भी कई बार यह कहते हुए सुना था कि उनकी मौत बड़ी भयानक थी। घर में कोई उनकी मौत की बात तक करना नहीं चाहता था। अब मैं यह कहानी मेरे पिताजी की जुबानी सुनाता हूँ। कहानी तब की है जब हमारा गांव एक बहुत छोटा सा गांव था, यानी कुछ 20 या 25 मकान थे। गांव में घर में लाइट तो थी पर कोई भरोसा नहीं होता था, कभी भी आती जाती रहती थी। गांव में जितने भी मकान थे वो गांव से कुछ कुछ दूरी पर थे और बाकी जगहों पर बरगद, पीपल और नीम के पेड़ थे। अंधेरा होने पर गांव में इतना सन्नाटा फैल जाता कि घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। ऐसे ही एक रात जब अंधेरा काफी हो चुका था और मैं दूसरे किसी गांव से अपने गांव वापस आ रहा था, तो रास्ता थोड़ा कच्चा होने की वजह से चलने में तकलीफ हो रही थी। तो मैं रास्ते को ढूंढता हुआ और आसपास देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में गांव वालों ने कुछ लाइटें तो लगाई हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी बंद थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, पर फिर भी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ने के कारण थोड़ी थोड़ी जगह नजर आ रही थी। सामने कुछ कुछ नजर आ रहा था। सन्नाटा इतना था कि हर तरफ झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हर एक आहट को सुनते हुए गांव की तरफ बढ़े जा रहा था। चलते चलते मेरा गला तक सूख चुका था। कभी कभी हम लोगों के बीच काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन असली डर का एहसास तो ऐसे माहौल में होता है। असल में डर क्या होता है ये अंधेरे में पता चलता है, जब हम किसी सुनसान जगह पर अकेले होते हैं और वहां का माहौल भी उतना ही डरावना होता है। मैं जल्दी जल्दी अपने पैर जमाते हुए उस कच्चे रास्ते पर घर की तरफ बढ़े जा रहा था। मेरा घर अब भी कुछ दूरी पर था कि तभी मैंने एक बरगद के पेड़ के पास कुछ हलचल सुनी। मैं वहीं अपनी जगह पर रुक गया। मैंने तिरछी नजर से वहां देखा तो वहां कोई बैठा हुआ था। मैंने फिर उसे ठीक से देखने की कोशिश की और घबराते हुए उसे आवाज दी, कौन है वहां? तो सामने से जवाब आया, भैया मैं हूं। वो मेरी बहन की आवाज थी। मैंने उससे कहा, नेहा तू जानती है ना कि आज अमावस की रात है, तू यहां क्या कर रही है? तो मेरी बहन ने रोते हुए कहा कि वो मैं अपने दोस्त के घर खेलने गई थी, पर खेल खेल में वक्त का पता नहीं चला। अंधेरा होने पर वो उनके घर से तो निकली थी, लेकिन किसी आवाज को सुनकर डर के मारे यहीं पेड़ के पीछे छुप गई। जब मैंने उसे हाथ लगाया तो वो डर के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। तब मैं उसे पकड़ते हुए घर ले गया। वो डर रही थी कि कहीं माँ को पता न चल जाए, वरना माँ बहुत मारेगी। माँ को बस इतना पता था कि वो अपने दोस्त के यहाँ खेलने गई है और वो मेरे ही घर आने का इंतजार कर रही थी। मेरी बहन उम्र में मुझसे 3 साल छोटी थी। उसकी उम्र तब 15 साल की हो चुकी थी और उस वजह से घर में आए दिन उसकी शादी की बातें हुआ करती थी। घर के अंदर आते ही वो सीधे पीछे बने रसोई की ओर चली गई। मैं भी माँ से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उस रात नेहा ने खाना भी नहीं खाया। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। माँ ने बस उसे थोड़ा सा दूध दिया और हम सोने चले गए। बीच रात एक बहुत अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनकर मेरी और मेरी माँ की नींद टूट गई। हमने उठकर देखा तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी। तो माँ ने मोमबत्ती और माचिस निकाली। उसे जलाकर हम यहाँ वहां देखने लगे। पता नहीं तब वक्त क्या हो रहा था। तब मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि नेहा अपने बिस्तर से उठकर बैठी हुई थी और एक अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाल रही थी। फिर हमने उसे आवाज दी, नेहा, नेहा। क्या हुआ तुझे? ऐसी आवाज क्यों निकाल रही है? तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। हमें लगा शायद पिताजी आए होंगे, लेकिन मैं अपने बिस्तर से उठता उससे पहले नेहा बिना कुछ कहे अपने बिस्तर से उठ के दरवाजा खोलने चली गई। मैंने अपने बिस्तर से उठते हुए उससे कहा, नेहा क्या कर रही है?
रुक। मैं दरवाजा खोलता हूं, लेकिन तब तक उसने दरवाजा खोल भी दिया था और वो सीधे घर के बाहर चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। माँ भी उसकी ये हरकत देखकर थोड़ी घबरा गई थी। मैंने लालटेन जलाई और उसके पीछे पीछे चला गया। नेहा चलते चलते सीधे उस बरगद के पास जाकर रुक गई। मैंने उसे कहा कि नेहा, तू सच में पागल हो गई है क्या? ये क्या वक्त है यहां पर आने का? उसने उसी गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ पीछे दरवाजे पर खड़े होकर हमें ही देख रहे थे। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बाहर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर दरवाजा किसने बजाया था? लेकिन तब मैं उस काले घने अंधेरे में और घने सन्नाटे में किसी आहट को महसूस कर पा रहा था। मैं नेहा को खींचते हुए घर ले गया और माँ से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और शायद इसी वजह से नींद में उठकर वो बाहर चली गई थी। माँ ने उसे खाना दिया, लेकिन नेहा ने रात भर उल्टियाँ की। उसकी तबीयत सच में खराब थी। दूसरे दिन मैं उसे पास के गांव में एक सरकारी अस्पताल में लेकर चला गया। वहां उसे दिखाया और दवाइयां लेकर हम वापस घर आ गए। पिताजी शहर के कारखाने में काम किया करते थे, तो ज्यादातर वो रविवार को ही घर आते थे और तब तक घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर रहा करती थी। उस रात के बाद से नेहा अब थोड़ी चुपचाप सी रहने लगी थी। दिन भर वो काफी शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही उसमें बहुत अजीब से बदलाव देखने को मिलते। माँ का पूरा दिन तो घर के कामों में, खेतों में निकलता था, तो वो सब उनको इतना नजर नहीं आता था, पर मैं सब समझ रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसे बीच रात भूख लगने लगती थी। कुछ खाने को दो तो उल्टियां आनी शुरू हो जाती थी। पिछले 34 दिनों से उसे यह तकलीफ हो रही थी और अब तो उसे कई बार दिन में भी उल्टियां आनी शुरू हो गई थी। माँ को भी रात में जागना पड़ता था। उस वजह से माँ की भी तबीयत खराब हो गई थी। एक रात नेहा को हर रात की तरह उल्टियां आने लगी थी, तो माँ भी जल्दी से बाहर नहीं गई। नेहा उल्टियां करते हुए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। बहुत वक्त हो गया था, लेकिन वो अंदर नहीं आई। तो कुछ वक्त बाद माँ उसे देखने के लिए उठकर बाहर चली गई। वहां कुत्ते भौंक रहे थे। देखा तो नेहा दरवाजे के पास बेहोश पड़ी हुई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। माँ ने जल्दी से मुझे जगाया। मैं और माँ दोनों उसे उठाकर घर के अंदर ले आए। तब माँ ने जल्दी से आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर हॉस्पिटल जाने को कहा। मैं उसे उसी वक्त हॉस्पिटल ले गया। सुबह तक उसे होश नहीं आया, लेकिन अचानक से दोपहर को वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैं तब एक कोने में बैठा उसकी हरकतों को देख रहा था। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, बस शांत चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजर किसी चीज को घूर रही थी। मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ नेहा बहुत देर से घूर रही थी, तो वहां खिड़की में एक कौवा बैठा हुआ था। वो उसे घूरते हुए बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। उसी दोपहर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया था। हम अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गए थे। उस रात भी नेहा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। रात के वक्त मैं खाट पर सो रहा था कि बीच रात मेरी कौ की आवाज से नींद टूट गई। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि रात के वक्त कभी कौए या कोई पंछी आवाज नहीं करते। मुझे लगा कोई जानवर आ गया होगा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो नेहा घर के आंगन में बैठी थी। वो शायद पूर्णिमा की रात थी और अंधेरा होने के बावजूद भी सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो माँ आराम से सो रही थी। घर का दरवाजा खुला था और मेरी बहन नेहा घर के आंगन में बैठी हुई थी। वो इतनी रात को वहां क्या कर रही थी पता नहीं। मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उस वक्त मैंने घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाजे से उसे आवाज दी, लेकिन उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो मैंने दोबारा से उसे जोर से आवाज दी। मेरे मन में यह विचार बार बार उठ रहा था कि नेहा इतनी रात को बाहर क्यों बैठी है, और आखिर वहां क्या कर रही है। तभी फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और वो मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। मैंने देखा कि उसने अपने दोनों हाथों में एक मरा हुआ कौवा पकड़ रखा था और वो उसके मांस को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी, किसी जानवर की तरह। वो देख मेरी फिर से आवाज देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं माँ को जगाना तो चाहता था, लेकिन सोचा कि माँ को जगाया तो वो भी खामखा ये देखकर डर जाएगी। उन दोनों को संभालना मेरे अकेले के बस में नहीं था। अगले ही दिन पिताजी घर आने वाले थे, तो सोचा कि पिताजी को सब बता दूंगा। ये सोचकर मैं फिर से अपने कमरे में चला गया।
और चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ वक्त बाद नेहा धीमे कदमों के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर से दरवाजे को बंद किया और वो सीधे बाथरूम में चली गई। मैं बस चुपचाप उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। तब मुझे अंदर से पानी की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में वो बाथरूम से बाहर की ओर आ गई और कमरे के एक कोने में लालटेन थी। उसे बुझाने लगी, लेकिन लालटेन को बुझाते हुए उसने बिना देखे गड़गड़ाती आवाज में कहा, मुझे ताकना बंद करो और दरवाजा बंद कर सो जाओ। उस वक्त मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर अपनी खाट पर सो गया। उस रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। अब फिर से बाहर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लगा कहीं वो दरवाजे के पास खड़ी हुई तो उसका सामना करने की मुझ में अकेले में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन पिताजी घर पर आ गए। घर आते ही वो नहा धोकर किसी काम से बाहर चले गए थे। वापस आते आते उन्हें शाम हो गई थी। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताई जो मैंने महसूस की थी और अपनी आंखों से देखी थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर यह सच है तो मैं इस पर जरूर कोई उपाय करूंगा। उस रात पिताजी घर पर ही थे और मैं अकेले सोने की बजाय उनके साथ ही उनके कमरे में सोने चला गया। अब उस रात भी फिर वही हुआ। बीच रात हम सबको पानी की आवाज आने लगी। हमने उठकर देखा तो नेहा अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पिताजी से कहा, वो जरूर बाथरूम में होगी। हमने बाथरूम की ओर जाकर देखा तो नेहा बाथरूम के एक कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी और अपने एक हाथ से अपने ऊपर पानी पर पानी डाले जा रही थी। सबसे पहले तो माँ ने उसे आवाज दी, लेकिन नेहा को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर माँ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की तो माँ का हाथ जल उठा और वो बाहर चली आई। माँ ने बताया कि नेहा को बहुत तेज बुखार है, इतना कि उसे छुआ भी नहीं जा रहा था। पिताजी ने उसे जाकर बाहर आने को कहा तो नेहा गुस्से भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और चेहरा सफेद पीला सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें और चेहरा देख पिताजी भी थोड़े डर गए थे। तब मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा तो वो जोर जोर से सांसें लेते हुए पिताजी और मुझे घूरने लगी और हमें घूरते घूरते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पिताजी उसे लेकर अंदर के कमरे में चले गए। वो रात भर उसकी देखभाल कर रहे थे, पर उन्हें तब कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्हें लगा कि किसी ने उसे कुछ खिलाया पिलाया होगा। तो उनके कहने पर सुबह होते ही मैं डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि नेहा बीमार नहीं है, उसे एक अलग ही तरह का बुखार है। वो जरूर कल रात भी बाहर गई होगी, वहां से कुछ मांस वगैरह खाकर घर के अंदर आ गई होगी। नेहा रात भर बेहोश थी। डॉक्टर ने घर आकर उसको चेक किया तो उसे बुखार नहीं था और उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने कुछ सामान्य सी दवाइयां दी और आराम करने के लिए कहा। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि नेहा बीमार नहीं है, उसे जैसे किसी चीज ने डस लिया हो, कोई भूत पिशाच वगैरह उसके पीछे लग गया है। पर वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहा कि अगले दिन सुबह वो वापस काम पर जाने वाले हैं, तो घर का सारा ख्याल फिर से मुझे ही रखना था। और उस रात भी हम सब एक कमरे में ही सोए थे। बस नेहा दूसरे कमरे में खाट पर सो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। तभी बर्तनों की आवाज सुन हम सबकी नींद खुल गई। हमने उठकर देखा तो पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी। वो किसी सड़े हुए मांस की बदबू की तरह थी। माँ उठकर यहाँ वहां देखने लगी। पिताजी भी जाग गए थे। उन्होंने नेहा के कमरे में जाकर देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। माँ ने लाइट चालू करनी चाहिए, पर लाइट भी चली गई थी। हमारे यहाँ लाइट जाना बहुत आम बात थी। माँ ने अपने तकिए के पास रखी मोमबत्ती और माचिस निकाली। माँ ने उस अंधेरे में मोमबत्ती जलाई और रसोई की तरफ जाने लगी। मैं भी डरते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। उस मोमबत्ती की रोशनी में कुछ कुछ नजर आ रहा था। वो बदबू इतनी तेज थी कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं माँ के साथ साथ आगे जा रहा था। असल में मुझे अकेले कमरे में रुकने से डर लग रहा था। पिताजी तब तक दूसरे कमरों को देख रहे थे। हम सामने से कमरे को पार करते हुए रसोई में पहुंचते हैं। खिड़की से आती चांद की रोशनी पूरी रसोई में फैली हुई थी। उस रोशनी में हमने देखा कि रसोई में कोई तो था। मैं उसे देखते ही पहचान गया कि यह नेहा ही है। मैं रसोई की चौखट पर ही रुक गया। माँ मोमबत्ती लेकर अंदर चली गई और उसने पीछे से मेरी बहन को आवाज दी, नेहा, इतनी रात को रसोई में क्या कर रही है? भूख लगी थी तो मुझे बता देती। मेरी बहन ने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया
मैं इस रोशनी में देख पा रहा था कि उसके बाल खुले हुए थे। उसकी सांसों की अजीब सी आवाज़ को मैं पूरी रसोई में महसूस कर पा रहा था। माँ भी उसका वो रूप देखकर थोड़ी डरी हुई थी। माँ ने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की। नेहा इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है? पर सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। माँ ने रसोई के फर्श की ओर देखा तो रसोई में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है और नेहा किसी जानवर का मांस खा रही थी। नेहा के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो चाकू से मांस को काट काट कर खा रही थी। वो देख के माँ की आवाज़ गले में ही अटक गई। माँ बस खड़े के खड़े नेहा को देखी जा रही थी। मेरे कदमों के पास कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। माँ भी तब तक पीछे आ गई। मैंने नीचे देखा तो वहाँ किसी जानवर का मांस खून से लथपथ और शरीर के बाकी टुकड़े पड़े हुए थे। वो देख माँ बहुत जोर से चीख उठी। रसोई में हर तरफ बस खून ही खून नजर आ रहा था, सिर्फ खून ही खून। माँ की आवाज़ सुनकर पिताजी भी वहाँ दौड़ के आए। पिताजी आगे बढ़कर नेहा को रोकना चाहते तो थे, पर तभी नेहा ने बिना कुछ देखे चाकू उनकी तरफ कर दिया और इशारे से उन्हें अपनी जगह पर रुकने को कहा। वो नज़ारा देखकर पिताजी भी समझ गए कि वहाँ क्या हुआ है। उन्होंने किसी तरह माँ को रसोई से बाहर निकाला। नेहा का भयानक रूप देखकर वो भी डर गए थे और तभी मैंने वो भयानक आवाज़, वो डरावनी आवाज़ सुनी, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। माँ, मैं और पिताजी हम सब नेहा की हालत देख रहे थे कि तभी नेहा अचानक से सब कुछ वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई, एकदम शांत और दबे कदमों के साथ, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि वहाँ क्या हुआ है। वो हमारे बिल्कुल सामने से निकल गई, पर उसने एक नज़र हमारी तरफ देखा तक नहीं। पिताजी ने जाकर नेहा के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। माँ कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन माँ के गले में आवाज़ जैसे अटक सी गई हो। आवाज़ निकाली नहीं। माँ ने बस इशारा करते हुए खिड़की के बाहर देखने को कहा। तब पिताजी ने खिड़की की ओर देखा और वहां देखकर वो भी डर के मारे कांपने लगे। खिड़की के बाहर कोई परछाई थी जो घर के अंदर झांक कर देख रही थी। माँ अब डर के मारे रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। पिताजी ने माँ और मुझे एक कमरे में रुकने को कहा और उन्होंने अकेले ही सब कमरों को साफ किया। पूरे घर में धूप अगरबत्ती जलाई और रात भर वो भगवान की पूजा करने लगे। पूजा करते करते सुबह हो गई। पिताजी ने नेहा के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। नेहा अभी भी गहरी नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने माँ को जोर जोर से पुकारते हुए बाहर आने को कहा। पिताजी और माँ हम सब बाहर चले गए। वहां जाकर देखा तो घर के आंगन में कई सारे कुत्ते मरे पड़े थे, कुछ तो अभी भी तड़फ रहे थे। पिताजी ने मुझे तुरंत उनके एक दोस्त को घर बुलाकर लाने को कहा। उनके वो दोस्त भूत पिशाच के बारे में जानते थे। मैं पास के गांव जब उनके घर गया तब वो घर पर नहीं थे, तो मैं वहीं उनके घर वालों को अपने घर की सारी बातें बताकर वापस आ गया और मेरे घर आने के कुछ ही मिनट में वो भी आ गए। दिखने में वो साधारण सा आदमी था, कोई साधु या बाबा जैसे वेश में नहीं था। कुर्ता पजामा और सर पर पगड़ी। घर के अंदर आते ही उन्होंने एक अजीब सी चीज को महसूस किया। नेहा को हमने खाट से बांध रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। नेहा का पूरा रूप बदल गया था। हमारी मासूम सी नेहा अब किसी भयानक डरावनी शक्ति के रूप में बदल चुकी थी। शरीर पर झुर्रियां ही झुर्रियां नजर आ रही थी, तो आंखें किसी बूढ़े इंसान की तरह अंदर चली गई थी। चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी वो हालत देख मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। उस आदमी ने घर के अंदर आते ही अपनी जेब से एक थैला निकाला और उसमें रखी भस्म निकालकर नेहा के चारों तरफ एक गोल आकार बनाया और वहीं सामने एक गोलाकार बनाकर उसके बीचों बीच में एक नींबू रख दिया। उसके बाद वो हमारे पास आए। अपनी दूसरी जेब से कुछ भस्म निकालकर उन्होंने उसे हम सबके माथे पर लगाया और वो आदमी नेहा के आगे दूसरे घेरे में जाकर बैठ गया। पास से एक छड़ी ली और उसे जमीन पर मारने लगा कि तभी नेहा हलचल करने लगी और वो नींबू भी अपना रंग बदलने लगा। नेहा पालथी मारकर बैठी हुई थी। बाल चेहरे पर आ चुके थे और उससे पूरा चेहरा ढका हुआ था और वो बस ये आवाज की जा रही थी। उस आदमी ने छड़ी को जमीन पर मारते मारते नेहा की ओर उठाया कि तभी उसने अपनी खून भरी नजर उस आदमी की तरफ रोक दी। तभी उस आदमी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू किए और फिर नेहा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन वो चीखने की आवाज नेहा की नहीं थी, वो आवाज किसी आदमी की थी। वो जैसे चीखने लगती, नींबू का रंग अपने आप बदल जाता था। नेहा की हालत देखकर माँ भी रोने लगी। पिताजी माँ को बाहर के कमरे में लेकर चले गए।
मैं भी वो सब देख बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं वो सब कुछ देखना चाहता था। उस आदमी ने फिर से कुछ भस्म जैसा निकाला और नेहा के माथे पर लगाया। नेहा झट से पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा खून उतर चुका था। सूखी लाल नजरों के साथ वो एक एक को देख रही थी। कभी बीच में ही सोने का नाटक करती तो कभी चीखती चिल्लाती। इतना सब होने के बाद भी वो पिशाच नेहा के शरीर से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब आखिरकार उस आदमी ने थोड़ा सा भस्म अपने हाथों में लिया और उसे नींबू पर रखते हुए नेहा के मुंह में दबा दिया, और भस्म मुंह में जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उस आदमी ने तब मेरे पिताजी से कहा कि आपकी बेटी को अब भी पूरी तरह से उस पिशाच, उस बुरी आत्मा से छुटकारा नहीं मिला है। तब उन्होंने एक मंदिर का नाम बताया कि जल्द से जल्द आपको इसे वहां ले जाना होगा, तभी शायद कुछ हो सकता है। वो पिशाच बहुत ताकतवर है, वो अब भी तो चला गया है, लेकिन मौका मिलते ही वो वापस आ जाएगा और आपकी बेटी को फिर से पकड़ लेगा। मेरे पिताजी और माँ नेहा को लेकर उस मंदिर के लिए निकल गए। वो मंदिर कहाँ था, कितनी दूर था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन रात तक वो घर नहीं लौटे। उस रात मैं अकेला ही घर पर था। बहुत देर इंतजार करने के बाद मैं कमरे में सोने चला गया। मेरा ध्यान बार बार खिड़की से बाहर जा रहा था, तो मैं खिड़की बंद करके सो गया। मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे बिस्तर के पास कोई बैठा हुआ है। रात के उस घने अंधेरे में काले घने बालों से ढका हुआ उसका वो चेहरा दिखाई दिया। उसकी खून भरी आंखें जो कि मुझ पर ही टिकी हुई थीं। उस सन्नाटे में मैं उसके गले से आती गड़गड़ाहट भरी आवाज सुन पा रहा था। इतने में उसने अपना बायां हाथ मेरी छाती पर रख दिया। हाथ रखते ही मेरी धड़कनें और तेज हो गई। पता नहीं वो क्या करना चाहती थी। और तभी दाएं हाथ से एक छुरा मेरी गर्दन पर रखते हुए मेरी गर्दन पर घुमाया और मैं चीखते हुए नींद से जाग गया। शॉट, क्या डरावना सपना था। मैं अब भी डर से कांप रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते हुए कमरे में यहाँ वहाँ देखा तो हाथ को हाथ न दिखाई दे, इतना घना अंधेरा। और फिर अपने आप को शांत किया और फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। मुझे अब बार बार नेहा का ख्याल आने लगा। मेरी नजर अभी भी खिड़की के बाहर जा रही थी। खिड़की के बाहर से आसमान नजर आ रहा था। चांद की रोशनी से वो आसमान सफेद काला दिखाई पड़ रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कमरे में अकेला होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन इस भयानक सन्नाटे में बस एक आवाज थी जो इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। बाहर से आती कुत्तों के रोने की आवाज और गरजते हुए बादल, शायद बारिश होने वाली थी। इन सब में मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब मेरे सर के पास बैठा हुआ है, जिसके हाथ में धारदार चाकू है और वो बस मेरे सोने का इंतजार कर रहा है। वो मेरे कमरे में कहाँ है ये बताना मुश्किल है, पर इसकी आहट को मैं अब भी महसूस कर पा रहा था। मैंने अपनी एक तरफ से दूसरी तरफ करवट बदली। तब मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सर के पास बैठा हुआ है, लेकिन मेरे करवट बदलते ही वो उठकर खड़ा हुआ। मगर वो कौन था? घर पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो कौन है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूं? मैं आसपास होती हर एक आहट को सुनने की कोशिश करने लगा। मैं किसी के चलने की आवाज महसूस कर पा रहा था। मैं सुन पा रहा था कि कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर जा रहा है। कभी वो आवाज मुझे दूर जाती सुनाई देती तो कभी मेरे करीब आती और मैं अपने शरीर को सिकोड़ कर पड़ा रहता। जब कभी हमें घर में अकेला होने के बाद ऐसा महसूस होता है तो तुम्हारा दिल कांप उठता है, लेकिन वो क्या है? वो देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती। मेरा गला अब तक सूख चुका था। मेरी उठकर पानी पीने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा। सब शांत होने पर मैंने खिड़की से आती चांद की रोशनी में घड़ी में देखने की कोशिश की। रात के 2:15 हो गए थे। अब तक हमने जो भी अजीब देखा था या महसूस किया था वो ठीक 2 बजे के करीब ही घटा था। वो माहौल ऐसा था कि यह घर मुझे निगल जाएगा। मैं उस एहसास की वजह से रात भर सोया नहीं था। रात के 3 बजे के करीब धड़ाम से घर का दरवाजा अपने आप खुला। वो इतनी तेज आवाज थी कि मेरा दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद हो गया। मैंने धीरे से उठकर देखा तो मैंने किसी परछाई को घर से बाहर जाते हुए देखा। कुछ ही देर में मेरे पिताजी और माँ भी घर पर आ गए, लेकिन उनके साथ नेहा नहीं थी। उन्होंने कुछ दिनों तक तो मुझसे झूठ कहा कि नेहा का इलाज हो रहा है वहां पे, इसलिए उसको वहां मंदिर में छोड़कर आए हैं।
लेकिन कुछ दिन तक नेहा के घर में कोई बात नहीं हुई। तो मैंने बार बार माँ और पिताजी से पूछा कि क्या हुआ है, उसे मुझे बताओ, आखिर नेहा है कहाँ। तब पिताजी ने मुझे शांत रहते हुए कहा, नेहा की उसी दिन मौत हो गई थी। जिस दिन उसे मंदिर ले जा रहे थे, वो हमसे बार बार यह कह रही थी कि उसे भूख लगी है, उसे खाने के लिए मांस चाहिए, पर हमने उसे जकड़ रखा था। लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते नेहा ने अपने ही हाथों और पैरों को बुरी तरह से नोच लिया था। एक वक्त तो ऐसा था जब उसने अपनी खुद की आंख निकाली और उसे खा गई। मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उसका खून इतना बह चुका था कि उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। नेहा के साथ अचानक ये सब क्या हो गया था, हम सब देखते रह गए। हमने कोशिश तो बहुत करी उसे ऐसा न करने की, लेकिन न जाने उसमें इतना बल कहां से आ गया। मैं और तेरी माँ के तो वो काबू भी नहीं आ रही थी। उस समय हमें पहली बार एहसास हुआ कि कोई शक्तिशाली शैतानी शक्ति उसमें जरूर है, जो इतना जोर जबरदस्ती करने पर भी वो किसी भी तरह से काबू नहीं आ रही थी। और फिर जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करने लगे, उससे पहले ही नेहा बड़ी जोर से दहाड़ी और उसी दहाड़ के साथ वो धड़ाम से सीढ़ी से नीचे गिर पड़ी। ये देखकर मैं और तेरी मम्मी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। और मंदिर में बैठे पंडित जी ने जब दूर से ये सब देखा तो वो दौड़ते हुए सीधा नेहा के पास आए और हम भी नेहा को उठाने उसके पास पहुंचे। पंडित जी ने उसके हाथ की नब्ज चेक करी तो उसमें कोई हलचल नहीं हुई। फिर पंडित जी ने अपना हाथ उसकी नाक के पास किया, शायद सांस को चेक करने के लिए, तो सांस भी नहीं आ जा रही थी और उसका पूरा शरीर भी काफी हद तक नीला पड़ चुका था। ये सब देखकर पंडित जी ने हमको कहा कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, अब चाहकर भी कुछ नहीं किया जा सकता। और फिर पिताजी ने उदास मन से घर आकर घर की शुद्धि करवा ली। तब उन्होंने बताया कि जिस अमावस्या की रात नेहा बाहर खेलने गई थी, उस रात वापस घर आते आते एक आवाज को सुनकर वो बरगद के पेड़ के पास झुक गई थी। तब उसने देखा कि कुछ काली परछाइयां खिसकती हुई उसकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो देख नेहा बहुत डर गई थी। वो समझ नहीं पाई कि करना क्या है, और किसी बुरी ताकत और पिशाच ने नेहा को अपनी चपेट में ले लिया था। ये सब वहीं से शुरू हुआ था और नेहा की मौत के साथ सब खत्म हो चुका था, सब खत्म हो गया था। दोस्तों, इसी की आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।